हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीसी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर ये आपका जो अभ्यास टेस्ट है, ठीक है। इसका ये मतलब सेकेंड टेस्ट है। और अगर नंबर वाइज देखें तो 40 नंबर टेस्ट है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे जो है अभ्यास टेस्ट आए हैं, जो एक्स्ट्रा वाले 7 शायद हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जीएस के जो 24 से 38 टेस्ट नंबर हैं फुल जीएस के विजन के, वो भी सारे सॉल्व कर लिए हैं। और 1 से 8 नंबर के जो सेक्शनल वाइज हमारे हैं टेस्ट, ठीक है, वो भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि देश में आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है। तो फर्स्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कराधान से संबंधित घोषणा या राजकीय उपायों की घोषणा करना, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों की के संदर्भ में निर्णय। थर्ड है कि अतिरिक्त धनराशि को स्वीकृति प्रदान करके मनरेगा के अंतर्गत नई परियोजनाएं आरंभ करना, ठीक है। और फोर्थ है कि गेहूं एवं अन्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। तो देखो, ये फोर्थ वाला ये गलत है, क्योंकि जब हमारा आचार संहिता लागू होती है, चुनाव की स्थितियां होती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जो है जनता को मतलब बेनिफिट, मतलब लोक लुभावन नीतियां अगर मतलब घोषणा की जाएगी तो वो मतलब भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए तो इसका देखो, इसमें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी ही करना है तो उनके एक मापदंड होते हैं, और ये आपको चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और थर्ड वाला जो है ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है जो मनरेगा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको रोज़गार मिलता है, जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें जो है परियोजनाएं ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो पुरानी चल रही हैं वो चल सकती हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दे हैं, इनका निर्णय जो है वो ले सकती, इससे वो फ्री होती है रिजर्व बैंक से, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड हमारा सही स्टेटमेंट है। और जो ये कहा गया फर्स्ट वाले में, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि कोई कराधान या मतलब जो कोई नीतियां हैं या जो वित्तीय कोई घोषणाएं हैं, इन चीज़ों की भी ये इसको अनुमति नहीं दी जाती है जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, और तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो हमारा देखो सी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2 स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें कहा गया कि भारत में जून के माह में अधिक गर्म होने के निम्नलिखित में से कौन से सही कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि सूर्य सिर के ठीक ऊपर अवस्थित होता है, इसलिए किरणें लगभग लंबवत होती हैं। सेकेंड है कि दिसंबर की तुलना में जून में सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट होता है, ठीक है। थर्ड है कि शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में दिनों की अवधि अधिक होती है। देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें देखने को मिलेगा जो शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में जो है अवधि की दिन होती, मतलब दिन बड़े होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसमें सिर के ऊपर जो है ठीक अवस्थित होता है सिर, तो इसकी जो किरणें होती हैं हमारे ऊपर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए मतलब अधिक गर्मी होने के ये कारण है। लेकिन ये दिसंबर की माह में और जून की तुलना में जो कहा गया है इसमें कि निकट होता है, तो मतलब ये गलत है, क्योंकि दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा ये निकट दिखाई देता है, ना कि जो जून में, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी वाला, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, ठीक है। सेकेंड है कि कुछ समय पूर्व तक भारत विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु आयात करता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर है और विद्युत का आयात नहीं करता है, ठीक है। थर्ड है कि वर्तमान में भारत में केवल एक परिचालनरत विद्युत एक्सचेंज है, तो ये गलत है। इसमें आपको 2 परिचालन जो विद्युत एक्सचेंज हैं, ठीक है, वो मतलब जारी किए जाते हैं। जैसे मतलब एक है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है, और एक है पावर एक्सचेंज एनर्जी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 2 ये मतलब ये देखने को मिलती है नवीकरणीय ऊर्जा में।
और मतलब एजेंसी हैं ये दो। और ये जो सेकंड में कहा गया ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें भी देखने को मिलेगा कि हमारा भारत जो है अब भी आयात करता है और निर्यात भी करता है कुछ जगह। जैसे भूटान से हम लोग कितना 1200 मेगावाट जो है लगभग आयात करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश से भी हम आयात करते हैं, और बांग्लादेश के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा हम नेपाल से भी और म्यांमार से भी हम लोग जो है ये सब मतलब इसको आयात कराते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। हाँ, इसकी अगर एक्चुअल बात करें तो ये 35% है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों गलत हैं, 2 और 3, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि फोर्थ, इसमें कहा गया है कि हाल ही के दिनों में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, क्योंकि यह डीएनए खंडों के तीव्र प्रवर्धन को संभव बनाता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह विषाक्त अपशिष्ट में अपघटक सूक्ष्म जीवों के संवेदनशील ससूचक को संभव बनाता है, ठीक है। थर्ड है कि इसका उपयोग एंटीबॉडी बनाने से पूर्व किया जाता है। तो जो इसमें कहा गया है फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया होती है इसमें डीएनए के खंडों के तीव्र प्रवर्धन को संभव बनाता है, ठीक है ये। और विषाक्त अपशिष्ट में जो अपघटक सूक्ष्म सजीवों के जो संवेदनशील संसूचक को संभव बनाता है। और थर्ड, इसका उपयोग एंटीबॉडी बनाने में पूर्व ही प्रारंभिक चरण में एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात 1919 में स्थापित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी, ठीक है। इस समिति के सभी सदस्य अंग्रेज थे। थर्ड है कि अंग्रेज ने इस समिति का बहिष्कार किया था, मतलब कांग्रेस ने इस समिति का बहिष्कार किया था। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी, मतलब उसे रिव्यू करने के लिए। तो उसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी। लेकिन ये सेकेंड वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 6 लोगों की शायद आई गेस 6 लोगों की कमेटी थी, उसमें 3 लोग आपको इंडियन देखने को मिले थे। इसमें थे चमनलाल शीतलवाड़ा, ठीक है, पंडित नारायण, और इसके साथ साथ सरदार सुल्तान अहमद। ये 3 लोग जो है इंडियन इस कमेटी में शामिल थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो मतलब चीज़ें हो रही हैं, जो जांच हो रही है वो फेयर नहीं है, उसमें कुछ न कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन मतलब हमारा सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की विशेषता नहीं है, ये बताना है। और गाइस इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, या तो उस पर गोला कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है कि राइट पूछा गया है या नॉट राइट पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें अब देख लेते हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2016 का है, तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि इन्हें पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। बी है कि इन नियमों ने उत्पादकों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट की वापस एकत्र करने की प्रणाली प्रस्तावित की है। सी है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ये नियम लागू होंगे, ठीक है। थर्ड है कि इन नियमों द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं पैकेजिंग के लिए पुनर्चक्रण प्लास्टिक निर्मित थैलियों का उपयोग अधिदेशित किया गया है। तो ये गलत है। इसमें जो है जो थैलियाँ जो चक्रित प्लास्टिक से निर्मित जो थैलियाँ होंगी उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा डी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, और तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अपेक्षित परिणाम हैं। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट कि 2022 तक सभी गांवों को अंतिम छोर तक संपर्क और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। सेकंड है कि 500 GB
पर सेकेंड तक ब्रॉडबैंड की उच्च गति प्रदान करने में सक्षम अवसंरचना उपलब्ध कराना, ठीक है। और थर्ड है कि देश में आपको देखने को मिलेगा फाइबर युक्त दूर संचार टावरों की स्थापना में कमी करना, ठीक है। और फोर्थ है कि नेटवर्क में घरेलू जो विनिर्माण और ब्रॉडबैंड उत्पादों को प्रोत्साहन देना। तो देखो हमारा ये थर्ड फोर्थ वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है इसमें, ठीक है। और फोर्थ के साथ साथ हमारा फर्स्ट भी सही है, क्योंकि जो 2022 तक आपको देखने को मिलेगा सभी जो गांव हैं उनके अंतिम छोर तक ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें 500 गीगाबाइट नहीं है, 50 आपको देखने को मिलेगा MB पर सेकेंड, ठीक है, MB पर सेकेंड देखने को मिलता है। तो ये वाला गलत हो गया सेकेंड। और थर्ड भी हमारा जो है इसमें टावरों जो फाइबर युक्त टावरों की संख्या में कमी नहीं करना है, उनमें वृद्धि करना है, ताकि जो हम जिस लिए इस मिशन को चला रहे हैं कि जो इंटरनेट सेवाएं हम मतलब प्रोवाइड कराने के लिए अच्छा मतलब बेहतर परफॉर्म कर सके, इसलिए हमको टावरों की संख्या को बढ़ाना है, ना कि कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तो हमारा हो जाता है 1 और 4 क्वेश्चन नंबर हमारा सही मतलब स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि PM केयर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक समर्पित कोष है, ठीक है। सेकेंड है इस कोष में पूर्ण रूप से व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है और इसे किसी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि यह विदेशी व्यक्तियों और संगठनों के दान और अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये विदेशों से भी दान और अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका ये इस कोष को पूर्ण रूप से जो आपको देखने को मिलेगा संगठन से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है और इसे किसी प्रकार का बजटीय सहायता नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये थर्ड वाला फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से निपटने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो PM केयर फंड है ये किसी भी जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। तो वित्तीय आपात स्थिति जो भी बनेगी उसको टैकल करने के लिए ये बनाया गया है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सेकेंड वाला सही है केवल, और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2। नेक्स्ट है कि यदि हरमूज जल डमरू अवरुद्ध हो जाए तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट है कि चाहबार पत्तन पर पहुंचकर अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जो चाहबार पत्तन तक पहुंच जो हमारी है वो अवरुद्ध हो जाएगी। और सेकेंड है कि प्राकृतिक गैस फरजाद बी गैस क्षेत्र में समुद्री मार्ग के माध्यम से सीधे भारत नहीं पहुंचा जा सकेगा, ठीक है। और कतर के साथ प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग से किया जाने वाला भारत का व्यापार जो है रुक जाएगा। तो इसमें जो कहा गया है, तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये खाड़ी देश हैं जो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो खाड़ी के अंदर हैं, और हरमुज जो देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहाँ उसके अंदर है। अगर खाड़ी बंद हो जाएगी तो इनसे हमारी संपर्क और कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो चाहबार आपको देखने को मिलेगा जो ये आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है, हरमुज जो जल संधि है उसके आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये उस हरमुज संधि से मतलब हरमुज से बाहर है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाए। हमारी अवरुद्ध वहाँ तक पहुँच अवरुद्ध नहीं होगी, वहाँ से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया के साथ साथ हम मतलब यूरोप के भी कंट्रियों को जा सकते हैं यहाँ से। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गांधार कला शैली की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो बताना है। फर्स्ट है ए ऑप्शन की इसमें मूर्ति निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह कला शैली शास्त्रीय यूनानी संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित थी। सी है कि इसमें मौर्य काल की यक्ष मूर्तियों की तर्ज पर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और डी है कि इसमें बुद्ध को अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों में प्रदर्शित किया गया है। तो जो बुद्ध के बारे में इसमें बताया गया, तो हमारा देखो ये सी वाला ऑप्शन ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो मौर्य काल में आपको देखने को मिलेंगी तो इस काल में आपको यक्ष और यक्षिणी जो थी उसके तर्ज पे ये बनाई गई थी मूर्तियाँ। और इसमें गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों थी। तो गांधार शैली में ये हेलेनिस्टिक जो थी, मतलब जो ग्रीक देवता हुआ करते थे ना, उस आधार पर ये बनाई गई थी हेलेनिस्टिक, ठीक है। लेकिन जो मथुरा शैली थी इसमें
यक्ष और यक्षिणी के रूप में दर्शाया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और थर्ड वाला और मतलब ए, बी और डी हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध को अभय मुद्रा में और ध्यान मुद्रा दोनों में प्रदर्शित किया गया है। और ये जो आपको देखने को मिलती मूर्ति निर्माण के रूप में मुख्य रूप से धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है कि कला शैलियाँ शास्त्रीय यूनानी संस्कृत में अत्यधिक मतलब उससे अत्यधिक प्रभावित थी। तो हमारा जो है सी वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट में हमारा कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि यानी UN क्लॉज जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस संधि यानी इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि इस संधि यानी कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि इस संधि के प्रावधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। लेकिन ये वाला हमारा गलत है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके जो है पक्षकार नहीं थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा 168 जो कंट्री थी वो इसके पक्षकार थी, अदर जितनी भी कंट्री बची उसकी उसमें पक्षकार नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है और सेकेंड वाला सही है। और ये जो संधि जो कानून जो आया था या संधि हुई थी ये 1992 में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता नहीं, ओ सॉरी बी वाला हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 12 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान अवैध घोषित किया गया था। सेकेंड है कि हालांकि INC के अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, लेकिन इसने क्रिस्प जो प्रस्ताव पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। ठीक है, सी है कि INC ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों का मतलब बहिष्कार किया था जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और डी है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र नेता थे। तो ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे पूर्व भी थे, उसके बाद भी उसके अध्यक्षता उसकी की थी। ठीक है उन्होंने, तो ये हमारा सही हो गया। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो ये तीनों है ये तीनों के तीनों गलत हैं हमारे स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले शहरों से संबंधित देशों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि क्षेत्र दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। तो अल गमर तो अफ़गानिस्तान, खुजेस्तान तो ईरान का है, इदलिब है सीरिया का और कासगर है चीन का। तो इसमें देखने को मिलेगा, देखो कासगर जो आपको देखने को मिलेगा ये चीन में है शहर। ठीक है, इदलिब ये सीरिया की राजधानी है, खुजेस्तान ये ईरान का मतलब ईरान का एक शहर है। लेकिन अल गमर है ये अफ़गानिस्तान में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको जो अल गमर है ये जॉर्डन का एक शहर है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सुमेलित हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भांति 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध किया था। ठीक है, और सेकेंड है कि संविधान में जनसंख्या के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के वर्गीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो जो ये कहा गया है 14 क्वेश्चन नंबर में, देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के वर्गीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है। और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके आधार पर जो है नगर पालिकाओं की गठन की बात की गई थी, ना कि जो ये मतलब त्रिस्तरीय संरचना इसकी। तो इसमें स्थानीय जो शहरी निकाय थे उनके त्रिस्तरीय का उपबंध जो बात की गई वो गलत है। इसमें 243 क्यू में इसका जो है प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 सप्ताह से
8 सप्ताह के भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु IAS अधिकारी के एक समूह ने कई भारतीय राज्यों का भ्रमण किया है और निम्नलिखित के संपर्क में आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि फुलकारी काशीदाकारी परिधान GI चिन्ह मतलब GI टैग जो मिला है इसको। और सेकेंड है कि छाऊ नृत्य और कंदमाल हल्दी GI टैग। ठीक है, तो उपयुक्त में से उसके उद्गम से संबंधित राज्यों में देखा गया था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि हमारा दोनों GI टैग चिन्हित उत्पादों में से कोई भी राजस्थान से नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कि IAS अधिकारी के समूह ने निश्चित रूप से पंजाब का भ्रमण किया था। सी है कि उन्होंने छाऊ नृत्य के उस प्रकार को देखा जिसमें पोशाक के रूप में मुखौटे का उपयोग नहीं किया गया है और किया गया था तो उन्होंने पश्चिम बंगाल का भ्रमण किया था। ठीक है, डी ऑप्शन है कि प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपयुक्त 3 में से कम एक का अनुभव उड़ीसा में किया है। तो देखो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो कंदमाल हल्दी है, ठीक है, इसको आपको देखने को मिलेगा ये उड़ीसा की है। और जो छाऊ नृत्य है, ठीक है, जो छाऊ डांस है वो भी आपको उड़ीसा का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अभी GI टैग भी इसको दे दिया गया है। तो यही हमारा इसके संबंध में जो स्टेटमेंट थे हमारे कंक्लूजन के आधार पर यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। और ये हमारे गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि पंजाब का भ्रमण किया था, तो पंजाब का नहीं है, मतलब इधर का मतलब भ्रमण किया है इन्होंने ईस्टर्न जो हमारे स्टेट हैं। ठीक है, और GI टैग राजस्थान में भी GI टैग दिया गया है। और ये आपको देखने को मिलेगा जो ये पंजाब की फुलकारी है, ठीक है, इसको पंजाब का ही इसे GI टैग दिया गया है। तो ये हमारा डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन को विदेशी अंशदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, और ये सेकेंड है कि भारतीय कंपनियों में FII NRI और PIO निवेश की सीमाओं की निगरानी करता है। और थर्ड है कि यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक है। तो देखो थर्ड वाला सही है, क्योंकि RBI जो है विदेशी जो मुद्रा होती है उसका जो है अभिरक्षक होता है। ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी चाहिए, क्योंकि भारतीय कंपनियों में जो FII NRI और PII की जो सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है, ये RBI की द्वारा ही सीमाओं की निगरानी की जाती है। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत जो ये अंशदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने का जो ये रूल है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि RBI के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ICMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत में जैव आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि इस परिषद की शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाती है। और थर्ड है कि यह चिकित्सा संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और चिकित्सीय पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। तो देखो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है इसके बारे में ICMR के बारे में, तो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो विनियमन का इसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन नहीं करता है, ठीक है, ना ही नीतियों का निर्धारण करता है, मतलब विनियमित करने के लिए नीतियों के निर्धारण का कार्य ये नहीं करता है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि ये सांविधिक निकाय है, तो नहीं, ये सांविधिक निकाय नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा ये सांविधिक निकाय नहीं है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, इस परिषद के शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, तो ये करता है जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो 2019 जो एक्ट 2019 का आया था उसके अंतर्गत इसको पावर प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये चिकित्सीय शिक्षा की गुणवत्ता और उसके मानकों को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हो गया, केवल 2 वाला सही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
18 इसमें कहा गया कि भारत में न्यायपालिका की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान के अनुसार केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ही अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और सेकेंड है कि अधीनस्थ न्यायालयों को सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के अवमानना के लिए दंड की देने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और थर्ड वाला है कि प्रशासनिक अधिकरणों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें जो कहा गया है तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है इसका जो है अभिलेख न्यायालय जिसके अंतर्गत होता है, इसी के अंतर्गत ये अवमानना के लिए आर्टिकल 129 के अंतर्गत ये अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान होती है, और उच्च न्यायालय की है, ठीक है। इसकी आपको 215 में देखने को मिलेगी। और ये भी हमारे अधीनस्थ न्यायालय और जो प्रशासनिक अधिकरण है ये भी अवमानना के लिए दंड देने के लिए इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा गया 19 इसमें कहा गया कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि ए वाला ऑप्शन हमारा CSR के प्रावधान निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों पर लागू होते हैं। बी है कि CSR के अंतर्गत अनुमानित क्रियाकलापों की सूची अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित की गई है। सी है कि CSR के तहत सभी व्ययों को कराधान से छूट प्रदान की गई है। और डी है कि सऊदी अरब में वहां निवास करने वाले भारतीयों के कल्याण के लिए किसी अस्पताल के निर्माण का व्यय CSR के अंतर्गत प्रमाणित नहीं किया जाएगा। तो जो ये कहा गया है तो देखो ये वाला हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो यही हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि CSR के तहत सभी व्ययों को कराधान से छूट प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ये सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में जो भारत में है उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो फर्स्ट है कि धौलावीरा, सेकेंड लोथल, और थर्ड कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो इसमें देखो देखने को मिलेगा, पहले आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा राखीगढ़ी, ठीक है। और उसके बाद कालीबंगा नीचे देखने को मिलेगा, और उसके बाद धौलावीरा, और फिर लोथल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को दिन के समय आकाश नीले रंग के बजाय काला क्यों प्रतीत होता है। तो फर्स्ट वाला है कि ए ऑप्शन हमारा प्रकाश चंद्रमा के आसपास के क्षेत्र में विनाशी व्यतिकरण से गुजरता है, ठीक है। सेकेंड बी है कि पृथ्वी की छाया के प्रभाव के कारण, और सी है कि फोटान निर्वात में संचरण नहीं करते हैं, और डी है कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल विद्यमान नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन है, जो हम चंद्रमा पर कोई वायुमंडल विद्यमान ना होने के कारण ही जब वहाँ देखा जाता है तो जो अंतरिक्ष यात्री देखता है तो वहाँ वो नीली की बजाय आपको काला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 इसमें कहा गया है कि भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान के तहत राज्यपाल की कोई निश्चित पदावधि निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। सेकेंड है कि राज्यपाल को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना हटाया जा सकता है, और थर्ड है कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये गलत है। अगर राज्यपाल को हटाया जाता है तो वो कुछ आधारों पे मतलब उसके एक क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर ये चुनौती दे सकता है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्यपालों को सुनवाई के अवसर का मतलब राज्यपालों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना हटाया जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो पदावधि की बात की गई है तो राज्यपाल के पद के लिए 5 वर्ष की पदावधि है। इसका जो है संविधान में जो आर्टिकल 155 और 156 में देखने को मिलेगा, प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल के पद में। और लेकिन इसका जो कार्यकाल होता है उसका कोई निश्चित टर्म नहीं है कि वो जब तक मतलब प्रेसिडेंट चाहेगा तभी तक इसको रखा जा सकता है, वरना नहीं। लेकिन जो पदा अवधि है गाइज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पदा अवधि और जो कार्यकाल होता है उसमें अंतर होता है, ठीक है। यानी कि फिक्स कर दिया गया कि 5 साल तक की पदावधि होगी इसकी, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 साल का होगा एक राज्यपाल का। इसका कोई मतलब उसमें जो
आपको संविधान में देखने को मिलेगा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है और 1 और 3 गलत हैं, तो बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 23rd, इसमें कहा गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के 3 चरण कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रथम चरण में तीव्र प्रजनक रिएक्टर से विद्युत उत्पादन की संकल्पना की गई थी। ठीक है, सेकेंड है कि आपको देखने को मिलेगा कि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के रिएक्टर परिचालन से प्राप्त प्लूटोनियम जो 239 का उपयोग करने की संकल्पना की गई थी। ठीक है, और थर्ड है कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के सभी 3 चरणों के परमाणु रिएक्टर परिचालनरत हैं। तो ये गलत है, 3 प्रकार के अभी तक जो आपको देखने को मिलेगा नहीं है परिचालनरत। इसमें देखो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें 2 प्रकार के अभी तक जो परिचालन में हैं। तो पहला देखो, एक होता है कि प्रेशराइज्ड जो हैवी वाटर जो रिएक्टर होता है, एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है। ठीक है, और एक देखने को मिलेगा आपको दूसरे चरण का, वो आपको देखने को मिलेगा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और थर्ड वाला आपको देखने को मिलेगा जो ब्रीडर रिएक्टर है। तो इसमें देखो पहला वाला ये वाला आपको हैवी रेटर जो मतलब प्रेशर वाला हैवी प्रेशर हाई वाटर वाला ये वाला चल रहा है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चल रहा है वर्तमान में, लेकिन अभी ब्रीडर रिएक्टर का अभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि द्वितीय चरण में प्रथम रिएक्टर के परिचालन से प्राप्त प्लूटोनियम जो 239 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो कहा गया है कि तीव्र प्रजनक से विद्युत उत्पादन की संकल्पना, तो ये गलत है, ये तीव्र नहीं है, ये मतलब आपको देखने को मिलता है तो जो मंदक और शीतलक का सिद्धांत था उस आधार पर ये प्रथम चरण वाले जो रिएक्टर काम करते थे। तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 24th, इसमें कहा गया कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला यूएन वॉच है। तो ए ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ प्राप्त रिपोर्ट एजेंसी है। ठीक है, और बी ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रदर्शन का पर्यवेक्षक करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। सी है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लक्ष्यों की निगरानी करने वाली एक अंतर सरकारी एजेंसी है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक प्रभाग है। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है तो ये देखो जो यूएन वॉच है तो ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रदर्शन का पर्यवेक्षक करने वाला एक मतलब गैर सरकारी ये संगठन है। ठीक है, ये स्वयं के जो चार्टर है, ठीक है, जो यूएन का जो चार्टर है उसी के मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कामकाज की निगरानी करने के लिए जो इसे बनाया गया है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 25 इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकीय रूप में संवेदनशील क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो किसी भी गैर वन्य गतिविधियों के विरुद्ध संरक्षित क्षेत्रों के लिए आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकीय रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कठोरता से प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट वाला है कि जलावन की लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और बृहद जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, और थर्ड है कि रात के समय वाहनों का आवागमन और वर्षा का जो आपको देखने को मिलेगा वर्षा का जल संचय। तो देखो आपको देखने को मिलेंगी जो ये जलावन की लकड़ी का व्यवसायीकरण ये प्रतिबंधित है, और बृहद जल विद्युत परियोजनाओं की जो स्थापना है ये भी हमारी प्रतिबंधित है, लेकिन रात के समय वाहनों का आवागमन और वर्षा का जल संचय इसका जो है कोई प्रतिबंध नहीं इस पे लगाया गया है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26 आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक मध्यकालीन भारतीय शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उसके बारे में कहा गया है कि कौन सा वो शासक है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि माना जाता है कि उसकी मृत्यु एक कार्यक्रम के दौरान घटित दुर्घटना में हो गई थी। सेकेंड है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा यथाशीघ्र उसका उत्तराधिकारी बन गया था, और थर्ड है कि उसने 5 वर्ष तक शासन किया था और वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का समकालीन था। तो किसके बारे में कहा गया, तो ए ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन तुगलक और हुमायूं। ठीक है, तो देखो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो गयासुद्दीन तुगलक था इसी के बारे में, ये सब चीज़ें सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से होने वाली वृद्धि भारत में बैंकों और निगरानी की बिगड़ती दोहरे
तुलन पत्र संबंधी समस्या को इंगित करता है। तो जो दोहरा मतलब जो तुलन पत्र होता है, डुअल जो बैलेंस शीट होती है उसी के बारे में बताना है कि किस समस्या को दर्शाती है। तो फर्स्ट है कि निगमों के ब्याज कवरेज अनुपात में वृद्धि, ठीक है, बैंकों के प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात यानी पीसीआर में वृद्धि और बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि, ठीक है। तो जो इसके बारे में कहा गया है आपका जो तो हमारा देखो कोई भी इसके बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि इसमें नहीं होती, इसमें कमी देखी जाती है, ठीक है। और पीसीआर में भी ये भी हमारा जो है गलत स्टेटमेंट है। और निगमों के ब्याज कवरेज के अनुपात में वृद्धि, नहीं नहीं नहीं, इसमें वृद्धि निगमों के अनुपात में वृद्धि जो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ इसकी ब्याज में आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे जो है 27 का डी वाला ऑप्शन सही, कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि त्रिदाद और टोबैको, ठीक है। सेकेंड है सूरीनाम और थर्ड है मैक्सिको और जमैका, ठीक है। फोर्थ तो इसमें कहा गया है कि कैरिबियन समुदाय मतलब कैरीकॉम यानी कैरिबियन समुदाय साझा बाजार यानी के मतलब CARICOM के बारे में बताना है कि इसके कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा जो इसमें कहा गया है, तो इसमें देखो मैक्सिको जो है इसका मतलब सदस्य नहीं है, लेकिन त्रिनिदाद टोबैको और सूरीनाम जमैका ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 1 2 और 4 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है सी वाला, ठीक है, 1 2 4। और ये मतलब आपको देखने को मिलेगा जो 15 देशों का ये देखने को मिलेगा, ये समूह है, ठीक है। ये कैरिबियन जितनी कंट्री हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, वही का एक ग्रुप है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर परभक्षी प्रजातियों की आबादी का वर्णन करता है, ठीक है। सेकेंड है कि किसी समुदाय के खाद्य जाल में सभी प्रजातियों का पोषण स्तर सदैव निश्चित रहता है। तो देखो ये गलत है, किसी का जो है सदैव पोषण स्तर निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि देखो आपको देखने को मिलेगा जैसे कोई चूहा है, वो किसी प्लांट को चूहा खा रहा है, रैट खा रहा है, ठीक है। रैट को अब सांप खा रहा है, सांप को अब बाज खा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बाज सांप को ही खाएगा, वो रैट को भी खा सकता है, ठीक है। तो इसकी कोई मतलब ये श्रृंखला जो खाद्य जाल की सभी प्रजातियों की जो पोषण स्तर सदैव निश्चित होता है, तो ये निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये श्रृंखला बाधित होती है, इसमें मतलब अपना शिकार करने के लिए वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। और खाद्य जाल की परिस्थितियों के भीतर परभक्षी प्रजातियों की आबादी का वर्णन किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत चीनी मोबाइल एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1998 बी है कि भारतीय तार अधिनियम 1885, ठीक है। सी है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933। तो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये मतलब सूचना जो हमारा IT एक्ट 2000 वाला है, इसी के अंतर्गत ये जो 59 एप्लीकेशन जो है ऐप थे जो चाइनीज, उनको जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है कि 31 इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 18 राज्यों और नागरिकों दोनों प्रकार के दायित्वों को आरोपित करता है, ठीक है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 18 में उपबंधित निषेध के उल्लंघन पर कोई कानून निर्मित नहीं किया जाएगा। तो हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है कि किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, ब्रिगेडियर और जो मतलब सेना के जो टाइटल होते हैं इनको छोड़ के, ठीक है, कर्नल, ब्रिगेडियर और जैसे पहले होता था राय बहादुर, दीवान, ऐसे जो टाइटल दिए जाते थे, इनको जो है बैन उसमें हटा दिया गया, लेकिन जो पुरस्कार हैं वो इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 32, इसमें कहा गया कि यद्यपि भारत के बाहर से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता उपयुक्त
नहीं है। विदेशी ऋण में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन से जोखिम संबद्ध हैं? तो फर्स्ट है कि उच्च चालू खाता घाटा, उच्च मुद्रास्फीति और विनिमय दर जोखिम। तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे ये सही है। जो ये विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता जो होती है उसमें हमको ये जोखिम हो सकते हैं, क्योंकि चालू खाता घाटा तो हमारा बढ़ेगा, अगर हम ऋण लेंगे तो चालू खाता बढ़ेगा। और मुद्रास्फीति जब मतलब मार्केट में पैसा आएगा तो मुद्रास्फीति तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और विनिमय दर में मतलब दिक्कत आएगी, जब मुद्रा की वैल्यू कम होगी, वस्तुओं की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये तो एक्सचेंज रेट में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। उसमें कहा गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के एवज में एकत्रित निधि का प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि यह केवल केंद्रीय स्तर पर एकल कोष की स्थापना का प्रावधान करता है। थर्ड है इस कोष का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ भूमि पट्टे पर लेने और खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता। तो जो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो इसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि के गैर वनीकरण उपयोग के एवज में एकत्रित निधि का प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, और सेकेंड लेकिन गलत है, यह एकल कोषी की बात करता है केंद्रीय स्तर पर, तो नहीं नहीं नहीं, ये राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर पर इसका जो है गठन किया जा सकता है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इस कोष का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ भूमि पट्टे पर लेने और खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 34। इसमें कहा गया कि शक कुषाण काल में प्रयुक्त सुर्खी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो फर्स्ट है कि ये कंक्रीट और गारे के विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की भवन निर्माण सामग्री के लिए। ठीक है, सेकेंड है कि ब्राह्मी लिपि के समान एक मध्य एशियाई लिपि के लिए। और सी है कि एक तरफ अभिलेख युक्त स्वर्ण मुद्रा के लिए। और डी है कि छत्र प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर के पद के लिए। तो देखो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कंक्रीट और गारे के विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की भवन निर्माण सामग्री थी, इसी को सुर्खी के नाम से जानते थे। ठीक है, जो शक और कुषाण काल में बहुत प्रचलित थी। नेक्स्ट है 35। इसमें कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के ऊपर वातावरण प्राकृतिक प्रकाश में प्रदर्शन है, जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है, यह निर्मित होता है। तो ए ऑप्शन है वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा श्वेत के प्रकीर्णन से। ठीक है, श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन से। और बी है कि वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सौर्य प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, सी है कि सौर्य पवनों के परिणाम स्वरूप चुंबकीय मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न विक्षोभ से। और डी है कि तूफानी स्थिति के दौरान ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में कणों के टक्कर से। ठीक है, तो देखो ये देखो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि जो दक्षिणी ध्रुव ज्योति पृथ्वी के ऊपरी प्राकृतिक प्रकाश में प्रदर्शन के बारे में जो बात की गई है, उसमें हमारा जो है ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि सौर्य पवनों के परिणाम स्वरूप चुंबकीय मंडल में उत्पन्न जो विक्षोभ होता है, ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसी के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें महासागरीय धाराएं हैं और तटवर्ती क्षेत्र हैं। तो कनारी में मोरक्को, अगुलहास और अंगोला और हम्बोल्ट धारा पेरू और इरमिंगर की जो है वो आइसलैंड की है। ठीक है, तो देखो इरमिंगर धारा आपको आइसलैंड के जो पूर्वी तट पे देखने को मिलेगी, ये मतलब ठंडी धारा है। और हम्बोल्ट भी पेरू के तट पे मिलेगी। और अगुलहास धारा है, ये मतलब अंगोला पर नहीं है, आपको जो मोजाम्बिक का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये गलत है। और कनारी की धारा मोरक्को के पास आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये भी एक ठंडी धारा है। तो ये हमारा 1, 3 और 4 ये सुमेलित हैं। तो हमारा 1, 3 और 4 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 37। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है कि नगद
आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR में वृद्धि, और रेपो दर में कमी, और थर्ड है कि बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति की बिक्री। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि जब बाजार में हम प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड जारी करते हैं तो मार्केट से हमको पैसा मिल जाता है, तो मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाती है। बैंकें भी इसी को मतलब इससे प्रतिभूति खरीद लेती हैं RBI से, तो बैंकों का भी पैसा हमारे RBI के पास होता है। तो जब मार्केट में कम पैसा होगा तो लोग मतलब हाई रेट पर उसको जो है इंटरेस्ट पे देंगे, और मतलब कम प्रोवाइड हो पाएगा लोन के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि CRR के द्वारा भी बैंकों का जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी जो है लिक्विडिटी कम होती है मार्केट में। लेकिन ये जो रेपो रेट में कमी करने से तो और ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि रेपो रेट पे कमी होगी तो सस्ते दरों पे जो है सस्ते ब्याज दरों पे आपको जो है लोन प्रोवाइड हो जाएगा, तब तो और ज़्यादा लिक्विडिटी होगी ह्यूज मात्रा में। तो ये गलत है, रेपो दर में वृद्धि करने से मतलब हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, ना कि उसको कम करके। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसमें बताना है कि कौन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पहाड़ियाँ से उपयुक्त है। तो देखो ये महादेव है, मैकाल है और राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा की जो रेंज है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज जो MP में मिलती है आपको, इसकी ये तीनों के तीनों ये पार्ट हैं। लेकिन ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको विंध्य पर्वत की जो श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, उसकी ये मतलब भाग हैं। और राजमहल तो छोटा नागपुर में है। तो ये हमारी दोनों गलत हैं, और 1, 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट यानी समग्र समर्थन माप शब्दावली संदर्भित करती है। तो फर्स्ट ए है विश्व व्यापार संगठन के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि समझौते से। ठीक है, सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों की वित्त पोषण से। ठीक है, सी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से। और डी है कि नीति आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों के वित्त पोषण से। ठीक है, तो देखो जो ये बात की जा रही इसमें तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट है, जो ये जो विश्व व्यापार संगठन के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि समझौते के लिए है, जो हम किसानों को जो सरकार द्वारा जो ये घरेलू कृषि सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, उसी के बारे में है, ताकि जो है उसके प्रोडक्ट को जो है सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि वास्को डिगामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा था। इस समय निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व जीवित थे। तो फर्स्ट है कि बाबर, राणा सांगा और गुरु नानक। तो ये तीनों के तीनों उस समय जीवित थे, क्योंकि बाबर का अगर हम कार्यकाल देखें तो ये आपको 1400 आपको दिखने को मिलेगा, 1483 से लगभग 1530 तक ये रहा था। ठीक है, और राणा सांगा की जो बात करें तो ये 1472 से 1530 तक रहा था। ठीक है, और जो गुरु नानक थे ये 1469 से 1539 तक रहे थे। ठीक है, तो ये इन्हीं लोगों के शासनकाल में जो ये लोग जीवित थे। ठीक है, उसी समय ये आया था वास्को डी गामा। ठीक है, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 41। इसमें कहा गया है कि प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि समिति जांच करती है कि क्या प्रकरणों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन सही ढंग से व्यय किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, सेकेंड है कि बजट प्रकरणों को प्रस्तुत करने के प्रारूप में किसी भी परिवर्तन के लिए प्रकलन समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जांच करती है प्रकरणों की कि जो अंतर्निहित नीति की जो सीमा में रहते हुए धन सही ढंग से व्यय हो रहा है या नहीं, ये इसकी जांच करती है। और सेकेंड वाला इसके कोई भी इसमें अगर इसके प्रारूप में परिवर्तन होता है तो उसको जो है इस समिति की जो है आवश्यकता हो, मतलब परिवर्तन में प्रकलन समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और ये लोकसभा में गठित की जाती है। ये वित्तीय समिति है, देखने को मिलेगी। वित्तीय समिति मतलब सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, इसमें 30 मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा जो देखने को मिलेगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहा पेरिस एक्ट इनिशिएटिव, मतलब पेरिस संधि पहल है। तो फर्स्ट है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एजेंडा, ठीक है। सेकेंड है कि अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की तस्करी और उपभोग का मुकाबला करने की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, ठीक है। सी है कि यूरेशिया में वन्य जीव और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की रणनीति, ठीक है। डी है कि अपने सभी प्रारूपों में जबरन वसूली और रिश्वत सहित भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक वैश्विक पहल है। तो देखो इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव था, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की तस्करी और उपभोग का मुकाबला करने की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। क्योंकि यहाँ अफीम से निकलने वाली जो हीरोइन होती है उसका भी होता है, क्योंकि इसे जो आपको ये आपको ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसको जो है अर्धचंद्र बोला जाता है, ठीक है। अर्धचंद्र बोला जाता है ये, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मतलब इलीगल देखने को मिलती है अफीम की तस्करी और ये नशीली पदार्थ। पंजाब वाला जैसे हमारा क्षेत्र है तो फेमस ही है। तो इन चीज़ों के बारे में जो ये मतलब टैकल करने के लिए ये पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव बनाया गया था, जो अफगानिस्तान में तस्करी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 43 इसमें कहा गया है कि माइक्रो एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि माइक्रो एटीएम एक पॉइंट ऑफ सेल पीओएस युक्ति है जो कि बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीण लोगों को तत्काल लेन देन करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। सेकेंड है इसका उपयोग केवल नगद निकासी के लिए किया जा सकता है, न कि नगद जमा के लिए, ठीक है। और देखो थर्ड है कि माइक्रो एटीएम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण जो दोहरे प्रमाणीकरण पर आधारित है। तो देखो ये जो हमारा बताया गया है हमें 43 में जो बताया गया है हमारा कि क्वेश्चन नंबर, तो देखो थर्ड वाला तो हमारा सही है, क्योंकि माइक्रो एटीएम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है मतलब डुअल सर्टिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि माइक्रो एटीएम एक पॉइंट ऑफ सेल है पीओएस की युक्ति है जो बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीण लोगों को तत्काल लेन देन के में सक्षम बनाती है। लेकिन थर्ड वाला गलत है कि केवल नगद निकासी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। इसके नगद निकासी, जमा निकासी और वित्त हस्तांतरण शेष राशि के रूप में भी की जा सकती है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि और इससे होकर प्रवाहित होने इससे होकर प्रवाहित होने या इसमें गिरने वाली नदियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आर्द्र भूमियाँ हैं और नदी दी हुई है। तो चिल्का नदी तो दया, और पोंग डैम झील तो ब्यास, और अष्टमुंडी कल्लादा। तो देखो ये देखने को मिलेगा इसमें ये तीनों के तीनों सम्मिलित है, क्योंकि दया जो है नदी है चिल्का झील में गिरती है, ठीक है। और ये पेंगोंग डैंग झील ये मतलब इससे जो है ब्यास नदी निकलती है। और ये जो ये इससे होकर बहती है। और अष्टमुंडी झील है ये कल्लादा जो नदी है इसमें से मतलब इसका ही मतलब यहीं पे ये देखने को मिलती है, इससे संबंधित है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है कि जो वायसराय लॉर्ड मेयो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि उसके वायसराय कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व में आई थी, ठीक है। और उसे लोकप्रिय रूप में भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। वह भारत का एकमात्र वायसराय था जिसके कार्यकाल के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। और आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता, बम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। तो जो ये कहा गया है कि लॉर्ड मेयो के बारे में, तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वह एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। ये आपको देखने को मिलेगा इसकी हत्या जो है 1872 में ये अंडमान निकोबार में ये निरीक्षण करने के लिए गया था जेल को, ठीक है। तो वहीं एक अफगानी कैदी द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। सॉरी गाइस।
तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो नेक्स्ट है कि 46 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भोजन पकाने का ईंधन और व्यवसाय, सेकेंड है, थर्ड है कि स्वास्थ्य बीमा, और फोर्थ विद्युत, और फिफ्थ है हमारा बाल मृत्यु दर, और सिक्स है स्वच्छता। तो उस उपयुक्त में से मतलब जो संकेतक दिए हैं किनका वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के मापक के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें देखो भोजन पकाने का ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, विद्युत, बाल मृत्यु दर और स्वच्छता, इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन व्यवसाय का मतलब इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है इस सूचकांक को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हो जाता है इसमें 1 3 4 5 6, 1 3, नहीं, सॉरी, इसमें कौन सा एक, हाँ मतलब सही है इसमें 1 4 और मतलब 1 4 5 6, ठीक है, 1 4 5 6, ये स्वास्थ्य बीमा को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो 1 4 5 6 ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब व्यवसाय और स्वास्थ्य बीमा है जो इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, और सारे इसमें जो पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, भोजन पकाने का ईंधन, विद्युत, बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसके साथ साथ इसको जो है 2010 में यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि 47 इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस संदर्भ में धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित में से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो फर्स्ट है कि वे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आरक्षण नीति के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, सेकेंड है कि वे अपने समुदाय के छात्रों के लिए 50% तक का आरक्षण कर सकते हैं, और थर्ड है कि उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर ईवीएस से संबंधित बच्चों के लिए 25% आरक्षण के प्रावधान से छूट दी गई है, और फोर्थ है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों को सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के माध्यम से छात्रों को प्रवेश में छूट दी गई है। तो ये गलत है, ये छूट नहीं दी गई है जो नीट के माध्यम से जो इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है गलत हो गया, और सारे सही हैं, क्योंकि इन्हों जो है जो आर्टिकल 15 है उसके बाहर रखा गया है, और 50% ये अपने समुदाय के बच्चों को आरक्षण दे सकते हैं, और उन्होंने जो आरटीई वाला जो 2009 आरटीई 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर संबंधित बच्चों के लिए 25% के आरक्षण की छूट भी देते हैं। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक और भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके बारे में ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ वाला हमारा गलत है, तो हमारा सही हो जाता है एक, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही पॉलीक्रिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है अपशिष्ट के ऊर्जा के उत्पादन में, तेल फैलाव की सफाई में, मानव ऊतक पुनर्जनन में, और कोविड-19 के रोगियों के परीक्षण के लिए। तो देखो जो पॉलीक्रिक टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में बात करें, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करने की ये तकनीकी है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, अपशिष्ट से ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, जो हमारा जो वेस्टेज होता है, जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कूड़ा करकट जो भी हमारा रहता है, उनसे हम जो है एनर्जी फिर बनाते हैं, उसी के लिए तकनीकी विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 49 इसमें कहा गया है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ग्रीष्म काल में नितलीय सजीवों को न्यूस्टोन मतलब न्यूस्टोन की तुलना उच्च तापमान का अनुभव होता है। ठीक है, सेकेंड है कि झीलों में व्यापक पैमाने पर जल मिश्रण बसंत और शरद ऋतु के दौरान होता है। ठीक है, तो इसमें देखो इस सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो झीलों में व्यापक पैमाने पर जल का मिश्रण बसंत और शरद ऋतु के दौरान होता है। ठीक है, तो ये वाला सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि
ग्रीष्मकाल में नितलीय सजीवों के पटलक जो मतलब नीचे का क्षेत्र होता है की तुलना में उच्चतम तापमान का अनुभव होता है, तो नहीं, ये निम्नतम तापमान होता है, ना कि उच्चतम होता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 50 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आयुष प्रणाली में से केवल यूनानी ही गैर भारतीय मूल के हैं, और सेकेंड है सिद्ध प्रणाली मुख्य रूप से भारत के हिमालयी राज्यों में प्रचलित है, और थर्ड है कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पहल पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के प्राचीन ग्रंथ को संग्रहित कर उसके संरक्षण में सहायता करती है। ठीक है, और फोर्थ है कि सामान्य औषधियों और होम्योपैथी औषधियों के विक्रय को विनियमित करने वाली औषधि एवं प्रावधान सामग्री अधिनियम 1940 आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के विक्रय को भी नियमित करती है। ठीक है, तो जो ये 50 में कहा गया है, तो देखो इसमें फोर्थ वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सामान्य औषधियों और होम्योपैथी औषधियों के विक्रय को विनियमित करने वाली औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के आयुर्वेद और यूनानी औषधि के विक्रय को भी विनियमित करता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है, और थर्ड वाला भी हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL पहल पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के प्राचीन ग्रंथों को संग्रहित कर उसके संरक्षण में सहायता करती है। ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया है कि सिद्ध प्रणाली के हिमालयी क्षेत्रों में तक ही मतलब प्रचलित है, तो ये गलत है। सिद्ध प्रणाली ये आपको दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु में भी बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो वहाँ भी देखने को मिलेगी, ये उसकी प्रैक्टिस की जाती है। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि जो आयुष प्रणाली में से यूनानी ही गैर भारतीय मूल की हैं, तो ये गलत है इसमें। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि जो सेवारूपा है, सिद्ध है, ये आपको देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ की थोड़ी है, ये मतलब ये भी हमारी जो है वहाँ की है, भारतीय मूल की नहीं है, तो हमारी देखने को मिलेगी। तो हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गए, 3 और 4 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 1 और 2 गलत हैं, 3 और 4 सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इतना जो हमने डिस्कस किया है। अगर आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर गाइज आप लाइक कर देते हैं ना, तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम के लिए जो आप नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।